आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th के चैप्टर 7 के नोट्स कवर करेंगे एंड डेमोन्स्ट्रेट इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th के चैप्टर 7 का नेम है लोकतंत्र के परिणाम। देखो, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र होता क्या है। आपको पता होगा वैसे तो, क्योंकि मैंने आगे वाले चैप्टर में सब में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो फिर से बता देती हूँ, लोकतंत्र है ना, यानी जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अपना भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पार्टी है या कोई एक ऐसा फिक्स व्यक्ति है जो पूरे देश को चलाएगा। नहीं, यहाँ की जनता जिस पार्टी को चुनेगी वही पार्टी इस पूरे देश पर राज करेगी, है ना। राज करेगी यानी अपनी सत्ता चलाएगी, सरकार चलाएगी। अब इसका इंट्रो बता दूं आपको, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ भी रटना नहीं है, बार बार एक ही बात बोलती हूँ। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी पड़ाव पर क्यों? क्योंकि आगे हमने लोकतंत्र के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि चुनाव क्यों होते हैं, ये जो भी सत्ता है ये क्यों आती है, सरकार क्यों बनाई जाती है और किस तरीके से सरकार के साथ में क्या प्रॉब्लम्स होती है, इनके समाधान कौन से, ये सब कुछ हमने जाना है ना। हम राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, ये पहले वाला चैप्टर देखा है इसके आगे का। तो यहाँ पर यही दिया है कि हम इस यात्रा के एक आखिरी पड़ाव पर है। तो विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। अब कुछ ऐसे सवाल जानेंगे जिससे आपका थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, यानी आखिर लोकतंत्र का काम होता क्या है। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। यानी किस तरीके से जो हमारी रियल लाइफ है ना, उसमें लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है, क्या मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने मिलते हैं, सबके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। यानी कभी कभी आपके माइंड में डाउट तो आते होंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, तो इस तरीके से ये सवाल आशंका यानी होता है डाउट। तो ये डाउट हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय यानी चैप्टर 8 में इसके बारे में विचार करेंगे। इस चैप्टर 7 के बाद में लास्ट चैप्टर 8 ही है, उसके बाद में आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड हो जाएगी। तो चलिए काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को कवर करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर एग्जाम में स्कोर कर पाओ। वी टर्न नेक्स्ट पेज, जिसमें दिया है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, यानी लोकतंत्र के जो भी रिजल्ट मिलते हैं उसका मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा कुछ स्टोरी, यहाँ पर दिया है कि आपको याद है कि मैडम लिंडहोर्न की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। यानी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह चाइना में चलती है, देखो चाइना का सिस्टम क्या है, वहाँ पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नाम है, और वो ही शासन करती है। चुनाव में ऐसा नहीं है कि 2 दल है, 3 दल है, उनके जो जनता चुनेगी वो शासन करेगा, ऐसा नहीं है जैसा अपने भारत में है ना। अब ये सही है या गलत, इस बात का नतीजा आप निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर दिया है इस बातचीत से नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। यानी कई देश ऐसे भी है जहाँ पर पूरा तानाशाह शासन चलता है, जैसे आप किम जोंग का नाम जानते हो। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, यानी सब में इक्वलिटी आए, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा इंसान है ना, उसकी कुछ ना कुछ गरिमा है, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है ना। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है।
क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी हो पाती है? यानी यहाँ पर जो भी बातें दी गई हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि लोकतंत्र से क्या नागरिकों के बीच समानता है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। क्यों? आप किस तरीके की व्यवस्था पसंद करोगे? मतलब एक सरकार है, परमानेंट रहेगी, आप उसको पसंद करोगे, या फिर हमेशा आपके चुनाव होंगे और जनता, जो भी जनता है वो स्वयं अपना शासक चुनेगी, आप इसको पसंद करोगे? तो आप बताओ, आप लोकतंत्र को पसंद करते हो या ऐसी कोई चीज़ को जिसमें कोई एक शासन चलता रहे? तो यहाँ पर यही पूछा गया है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। यानी हम सोचते हैं कि सरकार तो कुछ करती ही नहीं है यार, सामने का रोड नहीं बनवा रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, जो भी समानता है वो अच्छे से नहीं हो रही है, लोगों के बीच अभी भी जेंडर को लेकर इक्वलिटी नहीं है, और अभी भी समाज में इक्वलिटी नहीं है कास्ट को लेके। तो इस तरीके से इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना ज़रूरी होता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं, यानी उनके कुछ राइट्स होंगे खुद के, इस तरीके का वो आह्वान करते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। यानी सब जगह की संस्कृति अलग होती है, सब जगह के रूल्स अलग होते हैं, तो इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह ज़रूरी नहीं है। यानी ऊपर के लोगों को वो मतलब कोई भी सुविधा का लाभ मिल रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो मिल रहा हो। तो इस तरीके से पर यहाँ दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में करेंगे ही? चलिए आगे जानते हैं। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, यानी कोई भी दर्द हो उसकी दवा कौन सी होगी? लोकतंत्र, और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेश करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं? लोकतंत्र के परिणाम के बारे में सावधानी पूर्वक अगर हम विचार करें कि इस दिशा में पहला कदम यही होगा कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन एक स्वरूप भर है, यानी बस वो एक चीज़ है जिसके माध्यम से आपके बीच में इक्वलिटी है। देखो, हमेशा लोग क्या करते हैं? लोकतंत्र को दोष देते हैं, पर लोकतंत्र को दोष देने के बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र हम सबको समानता का अधिकार देता है। अगर ये अधिकार भी नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो इस तरीके से अगर हमारे बीच समानता नहीं है तो हमें एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि लोकतंत्र है वो समानता का अधिकार दे रहा है ना? अब ये है नहीं है वो अलग बात है। इसको दोष देने के बजाय हमें समानता में सुधार लाने चाहिए, ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए जिससे सभी के बीच इक्वलिटी आए। खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, इस तरीके से दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ये तरीके कुछ लोकतंत्र को साकार बना सकते हैं। आगे दिया है, यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, यानी लोग लोकतंत्र की सहायता से कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। यानी लोकतंत्र है वो आपको राइट दे सकता है, पर यह नहीं कि वो आपसे इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। इम्प्लीमेंट तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, है ना? इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादातर सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं होती। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें और जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र से मतलब जो भी लोकतंत्र का रिकॉर्ड है उससे जो परिणाम मिलते हैं उसके बारे में भी हम नज़र डालें। नेक्स्ट है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन।
कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। चलिए जानते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। यानी जो भी जनता अपना शासक चुनती है उसका मतलब उसके ऊपर उसके कुछ राइट्स होने चाहिए। वक्त ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। सिंपल सा लिखा है ना, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। इस सवाल पर तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक सरकार की कार्यकुशलता क्या होती है। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो करती क्या है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावित सरकारें बनती है। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका को सामना नहीं करना पड़ता। यानी लोकतांत्रिक सरकार विधायिका का सामना करती है, पर जो अलोकतांत्रिक सरकार है वो उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। उन्हें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। कैसे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, यानी जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेती है। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, तो तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने से ज़्यादा समय ले लेती है। यानी वो ये सोचती है कि हर एक वर्ग पर क्या इसका असर होगा, हर एक आगे चलकर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से वो पूरा इसका एक ब्यौरा निकालती है और उसके हिसाब से फिर नीति को लागू करती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो वो है लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि कुछ फैसले, यानी फैसले जो कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, वो अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है, यानी सबको पता होता है कि कोई भी जो फैसले लिए जाएंगे उसमें कानून का कानून को नज़र में रखकर वो फैसला लिया जाएगा, तो सबका कहीं ना कहीं फ़ायदा है ना, या नहीं तो इसका पता कर सकता है, यानी वो इसके बारे में जान भी सकता है। यहाँ पर दिया है फिर उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। यानी अगर आप किसी भी नीति के बारे में जानना चाहते हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लगाती है तो उसके बारे में जानना चाहते हो, किसी योजना के बारे में जानना चाहते हो, तो आप सीधा कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। इससे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती, यानी जो अलोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें चीज़ नहीं देखने मिलेगी। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर करें तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होना जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। यानी लोकतंत्र में ऐसा है कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी नीति लागू करने के बाद में, है ना। अगर अलोकतांत्रिक सरकार की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पर वो कोई भी नियम लागू कर देंगे, उसके बाद में जनता को ये नहीं पूछेंगे कि आप इससे संतुष्ट है या नहीं, है ना। अगर अपने भारत में कोई चीज़ से किसी भी व्यक्ति को परेशानी है तो वो इसके लिए आवाज़ उठा सकता है, उस सरकार को दोष दे सकता है, उससे बात कर सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। पर अलोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र शासन में होना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को अपने प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर सकती है ना। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। अब क्या? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है ना। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। यानी जो भी नीतियां इनके द्वारा लागू की जाती हैं वह ज़्यादा ऑलमोस्ट सफल हो जाती हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। यानी उसके अप्लाई करने के बाद में
बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिसमें लोगों को दिक्कत भी हुई है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ठहराता है। यानी अगर अलोकतांत्रिक सरकार से हमारी लोकतांत्रिक सरकार की तुलना करें तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार फिर भी ज़्यादा बेहतर है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे, है ना। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। यानी ऐसा दो रिकॉर्ड यहाँ पर बता दिए, फिर भी इतना प्रभावशाली रिकॉर्ड देखने नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार कैसे होता है लोकतंत्र में, तो देखो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, या फिर अभी एक मुख्यमंत्री की योजना आई थी कि हर महीने, हमारे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो हर महीने 2,000 रुपए में से उनके बहन बेटियों, जो भी लाडली बहन योजना है उसके अंतर्गत सभी बहनों के खाते में हर महीना 2,000 रुपए आएंगे। अब बहुत सारे के आते हैं पर किसी किसी के नहीं आते। या फिर ऐसा भी होता है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बहुत सारे जो गरीब होते हैं, कहीं कहीं किसी के घर नहीं बन पाता, तो इसमें भ्रष्टाचार आ जाता है बीच में कि क्या है, जो बीच वाले लोग होते हैं वो पैसा खा जाते हैं, या फिर जो घर बनवाते हैं वो आधा अपना कमीशन रखते हैं, इस तरीके से। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर अलोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है। यानी अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती है जैसे चाइना वगैरह में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी सरकार रहेगी वो जनता की सारी बात मानेगी, है ना। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यानी अन्य जो भी शासन है उससे बेहतर है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती हैं, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। मैं भी मानती हूँ कि लोकतंत्र को होना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम अपना शासक चुने तो बहुत अच्छी बात है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, लेकिन उन देशों में भी हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतांत्रिक की क्षमता भी लोकतंत्र का परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट दिया है आर्थिक समृद्धि और विकास, यानी जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो। अगर लोकतांत्रिक शासन से अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि जो ज़्यादा हुई है वो कहाँ पर हुई, तानाशाहियों में, है ना। वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा था। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह असक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। यानी इतना खुला होने के बाद में भी सारा विचार, फिर भी हम समृद्ध क्यों नहीं हो पाते। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ इस रीज़न को देखकर तो पूरा लोकतंत्र नहीं हटाया जा सकता ना। यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, है ना। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, यानी बिल्कुल छोटा सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक शासन तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फायदे हैं। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं धनी लोग कितने बलवान हैं, फिर जो बीच बीच के मिडिल क्लास लोग आते हैं और जो गरीब आते हैं वो बिल्कुल लोअर में दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज मूव करते हैं, जिसमें दिया है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां।
ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का देखो, असमानता और गरीबी में कमी, ये मेन इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेगी। यानी देशों के बीच जो भी आर्थिक असमानता है उसको कम करने की उम्मीद हम किससे कर सकते हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले? यानी अगर आर्थिक विकास होता भी है तो अमीर जाएगा, यानी अमीर और अमीर होगा, पर गरीब की स्थिति क्या चेंज होगी? गरीब तो गरीब ही रहेगा, वो दो रोटी के लिए तरसेगा। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? यानी जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज अमीरों को उपलब्ध हो रही वो गरीबों को होती है? नहीं, है ना। यहाँ पर गरीब एक कार्टून दे रखा है, गरीबों का मुंह किस तरीके से दबा होता है, साथ में इनके कपड़ों का इस तरीके से गरीब की स्थिति बता रखी है कि अगर डेवलपमेंट हो भी गया इकोनॉमी में तो गरीबों की स्थिति ज़्यादा नहीं बदल सकती, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है भारत में। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। यानी जो भी आर्थिक असमानता है सभी के बीच में वो देखने को मिलती है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते, यानी कुछ कुछ के पास बहुत कम और कुछ कुछ के पास बहुत ज़्यादा। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई, कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। यानी आप देख भी सकते हैं गरीबी, है ना। कितने लोग गरीब है, कितने लोग खाने के लिए तरसते, बीमारी का इलाज कराने के लिए तरसते, घर के लिए तरसते। तो इस तरीके से हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। यानी जो भी मतदाता है उसमें ज़्यादा वोट कौन करते हैं? गरीब लोग। तो जो भी चुनाव जीतने वाली पार्टी होती है ना, वो कभी भी उनसे हाथ तो धोएगी नहीं। तो उनको क्या करती है, फिर वादे करती है उनसे कि आपको इस गरीबी से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने पर तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जो डायग्राम दिया है उस पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस इमेज में, कि किस तरीके से जो विश्व का धन है वो किस तरीके से लोगों में बटा हुआ है। यहाँ पर दिया है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण समाज, जो भी सामाजिक जीवन है वो उपलब्ध करवाएगी, है ना। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से समाज विभाजन को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के, जो भी उनकी आकांक्षा थी, जो भी उनकी मतलब डिमांड थी, आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर देती है। इससे इन टकराव के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकती। यानी कोई भी विभिन्न समूह है ना, उनके बीच में अगर कोई टकराव है, जाति को लेकर टकराव है, धर्म को लेकर टकराव है, तो क्या पूरी तरीके से लोकतंत्र उस चीज को खत्म कर सकता है? नहीं, ये चीज तो हमेशा रहेगी। पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? लोकतंत्र आपको सिर्फ राइट देता है कि आपके बीच में समानता होनी चाहिए, है ना। अब वो समानता हम लाते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर है। हम इतना एडुकेट तो है ना कि हम किसी को गलत ट्रीट ना करें। कोई लोअर कास्ट है, अगर कोई अदर धर्म का है तो हमें सबके धर्म की रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए।
इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इसी बात की याद दिलाता है कि परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वयं भी 2 शर्तों में पूरा करना होता है। कौन कौन सी? पहला, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, यानी जो कम है, यानी कम लोग जो उनका वोट दे रहे हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वर्ग उस पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाह रहा है। अब आए समझ में? अगर काफ़ी ज़्यादा हिंदू हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं, काफ़ी ज़्यादा सिख है, काफ़ी ज़्यादा ईसाई है, ठीक है, हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया है ना, ईसाई ने दिया, यहूदी ने दिया, पर मुस्लिम ने नहीं दिया। तो आप सोचो कि क्यों नहीं दिया। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी शर्त यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण करते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। गॉट इट? अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम जानते, काफ़ी इजी लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। इसमें दिया है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे। यानी अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, व्यक्ति के आज़ादी और गरिमा की बात करें, तो जो भी लोकतंत्र व्यवस्था होती है वो बाकी सभी शासन से काफ़ी आगे होती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बनाया है इसलिए गया है कि लोगों को उसके राइट्स मिले, है ना, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। आप क्या चाहोगे? अगर आप नीची जाति से हो, है ना, तो आप क्या चाहोगे कि आपको भी लोग उसी तरीके से ट्रीट करें जो एक ऊंची जाति वाले को करते हैं, तो है ना। इसके आधार पर लोगों में काफ़ी इक्वलिटी आ जाती है। अक्सर टकराव तभी पैदा होंगे जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है ना। यानी लोकतंत्र है इसलिए क्योंकि वो लोगों को आज़ादी देता है और गरिमा देता है। आगे दिया है दुनिया भर की जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इस चीज़ को मानती है और कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर मानती है। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो भी लोकतांत्रिक सरकारें वो हमेशा हर नागरिक के अधिकारों का सम्मान करेगी ऐसा भी नहीं है। फिर भी जो भी समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बता दूं, देखो 300 साल पहले के किसी एक व्यक्ति को अभी के वर्तमान समय में जिंदा कर दो, है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाएगा कि इतनी इक्वलिटी आ कैसे गई, ये इतनी समानता कैसे सभी समाजों, सभी धर्मों के बीच में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। ये लड़ाइयाँ तो सिर्फ मीडिया वाले करवाते हैं ना, पर इक्वलिटी अगर आप देखो हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम लोग रहते हैं हमारे पड़ोसी में, बट हमारा बॉन्डिंग उनसे काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता। ये मीडिया लोग लड़वाती है, बाकी अगर नॉर्मल लोग को देखे तो इतना कुछ देखने नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर है, अगर 300 साल पहले वाले व्यक्ति अगर जिंदा होकर देखेंगे तो वो बोलेंगे कि पहले नीची जाति वाले को मंदिर में जाने तक नहीं दिया जाता, अभी तो सभी जाते हैं, उनको सारे राइट्स मिल गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चेंज हो गए, है ना। तो यहाँ पर यही दिया है कि उनके लिए यह एहसास करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ स्त्रियों के गरिमा का भी उदाहरण ले ले, यानी पहले औरतों को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। अभी के टाइम में देखो ऑक्सफोर्ड वगैरह कितना बाहर जाकर लड़कियां पढ़ती हैं। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, यानी उस अभी के टाइम में एरोप्लेन चलाती है लड़कियां, पहले ऐसा नहीं होता था। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की
शर्त हैं। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। यानी पहले के टाइम में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग थी। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। मैंने आपको यही बताया। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों पर बल दिया है। आज भी जातिगत और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। यानी कोई एक चीज खत्म हो गई तो दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, तो वह एक जांच पर खरा उतरे और उसके बाद में क्या होता है, उसकी अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज मिली तो आप और चीज मांगने लगोगे। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। यानी उनको जो मिला है उस पर बात नहीं करेंगे, जो उनको नहीं मिला है उस पर बात करेंगे, है ना। लोकतंत्र ने हमें इतने राइट्स दिए हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, पर बात इस पर करता है कि क्या नहीं है ना। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता पर बैठे लोगों के काम काज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे। समझ में आया। यानी लोकतंत्र आपको ये राइट भी दे रहा है कि जो गलत है आप उसके बारे में बोल पाओ, है ना। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार के चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और उनके अपने हितों को प्रभावित करता है। यानी वो ये सोचते हैं कि जो सरकार बनी है वो हमारी वजह से बनी है और अगर वो जो काम कर रही है अगर हमारे पक्ष में नहीं कर रही है तो फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी लोकतंत्र आपको इतने सारे राइट दे रहा है। तो चलिए, आपको अब समझ में आया होगा कि इस लोकतंत्र का क्या मतलब रोल है इस लाइफ में, इस देश में। तो चलिए, कैसा लगा आपको चैप्टर एंड होता है। इसी के साथ में इसके नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो इस टेलीग्राम यूजर नेम Robson4311 से कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स आप परचेस कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में। साथ में आप इनके शॉर्ट रिवीजन इस इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से कर सकते हैं, वहाँ पर आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।